नमस्कार दोस्तों देश के अंदर एक चीज को लेकर हमेशा से जो कंप्लेन रही है वो ये है कि इनकम टैक्स को सरकार सरल नहीं बना पाई है। मतलब कि एक आम नागरिक को अगर इनकम टैक्स भरना है तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको समझना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था 2025 में इनकम टैक्स बिल लाने का। मतलब जो 1961 वाला जो एक्ट है उसको हटाकर रिप्लेस करके एक नया कानून लाया जाए ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो, लोग आसानी से समझ पाएं। तो इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कल से आप देख रहे होंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर जो इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में उसको विड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खबर, इनकम टैक्स बिल 2025 विड्रॉन। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी अगले हफ्ते मंडे को जो है नया बिल पेश किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि सरकार जो पहले वाला बिल लेकर आई थी उसमें क्या इश्यूज आ रहे थे, जो नया वाला बिल आएगा उसमें क्या बदलाव होंगे, आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी 2026 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। पर्सनल मेंटर आपको मिलता है पूरे वैलिडिटी के दौरान, और अगर आपका ये प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो पूरा फीस भी रिफंड कर दिया जाता है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करिएगा, मेरी टीम जो है आपको हेल्प कर देगी। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल अचानक से खबर आती है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा से, जो हमारे संसद का लोअर हाउस है, वहां से इनकम टैक्स बिल 2025 विड्रॉ कर लिया है। और यह बिल क्यों लाया जा रहा था? ताकि 1961 वाला जो कानून है इनकम टैक्स का उसको हटाकर एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसको थोड़ा सा टाइमलाइन से समझिए। देखिए, इसी साल आपको याद होगा 1 फरवरी को बजट आया था और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। मतलब जो पूरा इनकम टैक्स होता है उसमें बड़ा बदलाव करेंगे। और फाइनली इसको देखते हुए 13 दिन के बाद 13 फरवरी को इनकम टैक्स बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी बिल को कानून बनाना है, पहले लोकसभा या फिर पहले राज्यसभा, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर इसको पास होना होता है। और फाइनली जाकर क्या है कि ये आपका प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर लगते हैं और ये कानून बन जाता है। फिर क्या होता है, 21 जुलाई को लोकसभा सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाता है। देखिए क्या है ना, जो बिल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर और भी ज़्यादा देखना होता है कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ऑपोजिशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो इसको देखते हुए ज़्यादातर बिल कहाँ जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट कमेटी है जिसको चेयर किया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से एमपी हैं विजयंत पांडा, उनके अंडर में, और उनके अंडर में ये जो पूरी कमेटी है वो उसकी जांच कर रही थी। और उन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया था और रिपोर्ट सबमिट किया था। और उसी रिपोर्ट के आधार पर फाइनली कल जाकर जो है निर्मला सीतारमण जी ने इस बिल को वापस ले लिया। मतलब ये जो बिल लाया गया था 13 फरवरी को, इसको पूरी तरह से वापस ले लिया। और बताया जा रहा है कि मंडे को 11 अगस्त को जो है सरकार एक नया बिल लेकर आएगी, एक रिवाइज बिल लेकर आएगी। लेकिन पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये नया बिल क्यों लाया जा रहा है, सरकार ये नया बिल क्यों ला रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1961 वाला जो एक्ट है, आप सोचिए कितना ज्यादा पुराना हो चुका है, 50-60 साल पुराना हो चुका है। तो इसको देखते हुए बेसिकली सरकार नए वाले बिल में क्या करने वाली है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेन लैंग्वेज ड्राफ्टिंग, मतलब जो बिल है वो नए चैप्टर्स में, नए स्केड्यूल्स में डिवाइड किया जाएगा। और इसमें आपको टेबल्स देखने को मिलेंगे, फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ताकि आपका एग्जैक्टली अगर आपकी इनकम 15 लाख है सालाना तो उसके हिसाब से आपकी कितनी टैक्स बनेगा, 20 लाख है तो कितना बनेगा। तो इस तरह के काफ़ी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रखी जाएंगी ताकि आम नागरिक भी उसको आसानी से समझ सके, आपको बार बार सीए के पास भागने की जरूरत ना पड़े। तो एक तो ये किया जा रहा है नया वाला इनकम टैक्स लाकर, एक्ट कानून लाकर। फिर दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग। बेसिकली क्या है कि जो प्रॉपर टाइमलाइन है उसको क्लियर किया गया है बिल के अंदर कि ये चीज़ें इस समय पे होंगी और इतने समय बाद होंगी। यहाँ पर जो कलेक्शन और रिकवरी है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर असेसमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ असेसमेंट, वो किया जा रहा है। मतलब कि डिस्प्यूट कम से कम हो,
ऐसा सरकार कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कानून बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें वर्डिंग्स ऐसे होते हैं, इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं कि इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन होगा तो मामला फिर कोर्ट में जाता है। ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे केसेस हैं, तो और क्यों केसेस को ले जाना, चीज़ों को सिंपल बनाओ ना। तो सरकार इसको सिंपल बना रही थी, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये नया वाला इनकम टैक्स बिल है, नाम इनकम टैक्स बिल है, तो क्या कोई इनकम टैक्स में बदलाव होंगे, स्लैब में बदलाव होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जो पूरा बिल लाया जा रहा है, इसका मेन मकसद ही यही है कि जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस है बिल के अंदर, कि जिसमें जिस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं क्या है, उन सब में बदलाव किया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जो रेसिडेंसी रूल्स हो गया, बेनिफिशियल ओनर डेफिनेशन हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि बिल के अंदर आसान तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बिल को विड्रॉ क्यों किया गया जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी। देखो, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होकर कमेटी के पास गया। अगर कमेटी मान लो ग्रीन लाइट दे देती कि हाँ सब ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का फुल्का चेंज करने की जरूरत है, तो फिर ये लोकसभा से पास होता, फिर राज्यसभा से पास होता, और फाइनली कानून बन जाता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कमेटी ने कई सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की, जैसे कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, टैक्स प्रोफेशनल से, चैरिटीज से, टैक्स अथॉरिटीज से, बिल को लेकर कि आपको क्या लगता है कि ये बिल अच्छा है, बेकार है, और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस सुझाए। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो कमेटी है, उन्होंने ये पाया कि ये जो नया वाला सरकार बिल लेकर आ रही है उसमें कई सारे मिस्टेक्स हैं, अभी भी जो शब्द हैं उसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, यहाँ पर जो रूल्स लाए जा रहे हैं वो टैक्स पेयर्स को हर्ट कर सकता है। अब इतनी सारी चीज़ें अगर होंगी तो नए बिल लाने का फ़ायदा क्या है? कोशिश तो यही था ना कि 1961 वाला जो कानून है उसको हटाकर एक बेटर चीज़ें प्रेजेंट की जाए लोगों को, लेकिन कमिटी ने फाइंड आउट किया कि इतनी सारी गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, और इसी की वजह से फाइनली सरकार ने इसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि जो पुराना वाला ही बिल आया था, मतलब सरकार ये जो 13 फरवरी को बिल लेकर आई थी उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती, यहाँ पर पूरा बिल वापस लेकर नया बिल लाने की क्या जरूरत है? देखो क्या है ना कि कमेटी ने बहुत सारे सुझाव समझाए, तो क्या होता है कि आपको हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इतने सारे चेंजेस हैं उसको फिर लोकसभा में बार बार अमेंडमेंट करना, चीज़ों को करना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता। तो सरकार ने ये सोचा एक काम करते हैं कि पूरा का पूरा बिल ही वापस ले लेते हैं और एक नया बिल प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ियाँ क्या हुई पहले वाले बिल में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ये बोला जा रहा था कि कमेटी ने बताया, जो कमेटी ने जाँच की, सिलेक्ट कमेटी ने, उन्होंने ये कहा कि अगर रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया जा रहा है, मतलब रिलीजियस, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिरों को कोई डोनेशन दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी, और कौन सा डोनेशन, अनोनिमस, मतलब पता नहीं है कि किसको, मतलब होते हैं ना कई मंदिरों में लोग बिना अपना नाम आगे किए अननोन पर्सन के तौर पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कई बार दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बिल में ये कहा गया था, नए वाले बिल में, कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा था कि यहाँ पर सरकार इतना क्या हो गई है कि यहाँ पर जो अनोनिमस डोनेशंस मंदिरों को दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी क्या सरकार टैक्स लगाएगी? ये नहीं होना चाहिए, और इसी की वजह से यहाँ पर कमेटी ने सुझाव दिया कि इसको हटा देना चाहिए। ये वाला जो प्रोविज़न है, स्पेशली चैरिटेबल ट्रस्ट को भी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के प्रोविजंस को हटा देना चाहिए कि कोई अगर डोनेशन देना है ना तो एटलीस्ट उसके ऊपर तो टैक्स मत लो। ठीक है, एक तो ये बिल के अंदर गड़बड़ी आई थी, तो नए वाले बिल में क्या होगा कि इसको हटा दिया जाएगा, वापस इसमें ये बोला जाएगा कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है आपका नया वाला जो बिल सरकार लेकर आ रही थी, उसमें ये था कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, घर है, और वो खाली है, उसके ऊपर और ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप सोचो, आपका घर है एक, तो उसमें कोई रह नहीं रहा है, आपने रेंट पर भी नहीं चढ़ाया है, फिर भी आपको और ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कमेटी ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाकी के ऊपर जो टैक्स लगता है एटलीस्ट आप उतना ही रखो, उससे ज़्यादा कैसे आप टैक्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट से फाइल किया, जो डेडलाइन था उससे लेट से फाइल किया, तो सरकार उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाती है, चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई लेट फाइल कर रहा है और उसको कुछ रिफंड बनता है, मान लीजिए किसी ने एडवांस टैक्स दिया हुआ है सरकार को 10 लाख रुपए और उसका एक्चुअल टैक्स बना 8 लाख रुपए, तो उसको रिफंड मिलना चाहिए ना 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर नया वाला जो बिल सरकार लेकर आ रही थी उसमें यह कहा गया कि कोई लेट अगर फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, उसमें ये वाला रिफंड हम नहीं देंगे, आप टाइम पर फाइल करो। तो यहाँ पर कहना था कि देखो, आप तो पेनल्टी जो लेना है ले ही रहे हो, तो आप ये रिफंड क्यों नहीं देना चाहिए आपको?
ये आपका हक नहीं बनता है, तो रिफंड तो डेफिनेटली देना चाहिए। तो अब नया वाला जो सरकार बिल लेकर आएगी अभी मंडे को, उसमें वापस से इस चीज़ को डाल दिया जाएगा, चाहे आप पहले फाइल करें बाद में फाइल करें, लेकिन जो आपका रिफंड बनता है इनकम टैक्स का वो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट है आपका डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें। मतलब अभी भी ये देखा गया नए वाले बिल के अंदर कि बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं, वर्ड्स डेफिनेशंस वगैरह में बहुत सारे चेंजेस करने जरूरी हैं। इनफैक्ट नया वाला सरकार जो बिल लेकर आ रही थी उसमें ये लिखा गया था कि पुराने वाले बिल को रेफर करो, पुराना वाला जो एक्ट है 1961 को। अब आप खुद सोचो, एक तो आप नया बिल लेकर आ रहे हो, नया कानून ला रहे हो, लोगों को लगना चाहिए कि सिंपल है, लेकिन उल्टा आप ये कह रहे हो कि कुछ प्रोविजंस में आप पुराने वाले एक्ट को रेफर करो, तो फिर मतलब ही क्या रहा नया बिल लाने का। तो ये सब गड़बड़ियां हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ों को और सिंपल बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। एंड इसी सब कारण की वजह से इतने सारे बदलाव करने थे, जिसकी वजह से सरकार ने पूरा बिल विड्रॉ कर लिया और सरकार नया बिल लेकर आएगी। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक तो क्या है कि लिटिगेशंस कम होंगे। देखो मेन सरकार जो नया बिल लेकर आएगी उसमें चीज़ों को और सरल किया जाएगा, ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, झगड़ा ना हो यहाँ पर टैक्स पेयर और सरकार के बीच में, और मामला कोर्ट में कम से कम जाए, बहुत कम केसेस जाएं। अभी क्या है, बात बात पे केसेस चले जाते हैं कोर्ट के अंदर और लंबा समय लग जाता है। फिर दूसरा, चैरिटीज़ को लेकर मैंने आपको बताया ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनको डर लग रहा था कि कोई अनोनिमस डोनेशन उनके पास आएगा तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाएगी, तो अब वापस वो चीज़ें की जा रही हैं। फिर प्रॉपर्टी ओनर्स को थोड़ा सा रिलीफ है, जिनके पास घर हैं अगर वो खाली है तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही थी, तो ये एक प्रकार से रिलीफ होगा। और साथ ही साथ कंप्लायंस बर्डन जो है, मतलब वो थोड़ा सा कम होगा। बिल का मेन एम है सिंप्लीफिकेशन, और वो सरकार लाने की कोशिश करेगी। खैर, आपके लिए ये क्या मतलब है? देखो क्या है ना कि अभी कोई इमीडिएट चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 1961 वाला कानून है वो अभी भी चल रहा है। जब नया बिल आएगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर कानून बनेगा, तब जो चेंजेस होंगे देखे जाएंगे। लेकिन स्पेशली यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हो, चैरिटी रन करते हो, सैलरी टैक्स पेयर हो, तो आपको इस नए बिल से काफ़ी फायदा होगा। और आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, स्पेशली पॉलिटी वाला पार्ट। यहाँ पर जो सेलेक्ट कमिटीज़ वगैरह के फंक्शंस वगैरह हैं वो आप पढ़ लेना थोड़ा। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी लिंक, मतलब टैक्स सिंप्लीफिकेशन से सरकार का मेन एम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए और इससे रेवेन्यू भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर कोशिश जारी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि सरकार ये बिल क्यों विड्रॉ की और क्यों नया बिल लेकर आ रही है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो देश के अंदर हैं उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी, और ये जो बैचेस होते हैं उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400239293। यह कोर्स नहीं, यह IS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।